रिश्तों में थोड़ी बहुत खींचतान तो खैर आम बात है ना? पर क्या कभी ऐसा सोचा है कि इसका सबसे गहरा सबक हमें हजारों साल पुराने एक विरोधाभास से मिल सकता है? तो आइए आज की इस पड़ताल में हम आधुनिक रिश्तों की जो गुत्थियां हैं उन्हें एक प्राचीन रहस्य की मदद से सुलझाते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन जानवर वो हमें एकता का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? लेकिन इसका जवाब हमें एक ऐसी जगह मिलेगा जहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो हमारी ये जो खोज है ये हमें सितारों की प्राचीन विद्या यानी वैदिक ज्योतिष और हाँ, पौराणिक कथाओं के सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश तक ले जाएगी। चलिए इस दिलचस्प रहस्य को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सितारे की जो रिश्तों का, खास तौर पर वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र असल में आकाश के वो खास तारे या हिस्से हैं जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं, और उन्हीं में से एक है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। इस नक्षत्र का नाम ही कह सकते हैं इसकी पूरी कहानी बताता है। पेड़ का फल, ये इस गहरे सिद्धांत का प्रतीक है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का फल तय करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज से पेड़ और फिर उस पर फल लगता है। ये नक्षत्र सीधे सीधे हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो वैवाहिक सुख हो, अच्छा भाग्य हो, किसी भी तरह का गठबंधन या कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर परिवार की विरासत और संतान की बात हो। और तो और इस नक्षत्र की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं भग देवता, जिन्हें वैदिक परंपरा में मिलन, सौभाग्य और समृद्धि का देवता माना जाता है। तो मतलब साफ है, ये तारा पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण रिश्तों के बारे में है। तो एक तरफ तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हमें एक परफेक्ट हार्मनी, एक आदर्श सामंजस्य की तस्वीर दिखाता है। लेकिन इस आदर्श का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला उदाहरण हमें मिलता है एक पवित्र पर्वत पर। तो चलिए अब कैलाश के उस विरोधाभास की ओर बढ़ते हैं। हम सब ये तो जानते ही हैं कि कैलाश पर्वत भगवान शिव और उनके परिवार का निवास स्थान है। लेकिन इस परिवार में कुछ ऐसा है जो इसे बिल्कुल असाधारण बना देता है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ हैं देवी पार्वती, जिनका वाहन है एक शिकारी बाघ, और दूसरी तरफ हैं भगवान शिव, जिनका वाहन है नंदी बैल, जो कि प्राकृतिक रूप से बाघ का शिकार है। ये कैसे मुमकिन है? असल दुनिया में तो बाघ और बैल कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, लेकिन कैलाश पर वो एक ही परिवार का हिस्सा है। और ये विरोधाभास यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा होता जाता है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव के गले में हमेशा एक सांप लिपटा रहता है। अब जरा देखते हैं कि ये परिवार के बाकी सदस्यों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। अब उनके बेटों को देखिए। कार्तिकेय का वाहन है मोर, जो सांप का स्वाभाविक दुश्मन है, और गणेश जी का वाहन है चूहा, जो कि सांप का पसंदीदा भोजन है। बाघ और बैल, सांप, मोर और चूहा, ये सब के सब कुदरती दुश्मन हैं। फिर भी वे कैलाश पर एक साथ एक ही परिवार में रहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? और बस यहीं पर हमें रिश्तों का सबसे गहरा सबक मिलता है। कैलाश हमें सिखाता है कि मतभेदों के बावजूद सामंजस्य यानी हार्मनी कैसे बनाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाहरी दुनिया के नियम, प्रकृति के नियम कैलाश पर लागू नहीं होते। वहाँ प्राकृतिक दुश्मनी भी पारिवारिक प्रेम में बदल जाती है। ये एक बहुत ही गहरा फर्क दिखाता है। देखिए, जहाँ दुनिया में संघर्ष है, टकराव है, वहीं कैलाश पर सामंजस्य और परिवार है। जहाँ हम सब चूहे की दौड़ में फंसे हुए हैं, वहीं कैलाश पर गहरी समझदारी और शांति का वास है। अच्छा, कैलाश के इस गहरे मतलब को समझने के लिए हम एक मॉडर्न एनालॉजी, एक आधुनिक उपमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये बात और भी साफ हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि कैलाश एक बहुत बड़ा, एक विशाल आध्यात्मिक सुपर कंप्यूटर है, जिसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी ऊर्जा स्टोर की हुई है। और हमारे जो मन हैं, वो छोटी छोटी हार्ड ड्राइव की तरह हैं। हम कैलाश की उस ऊर्जा से जुड़कर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उस ज्ञान को, उस विजडम को डाउनलोड कर सकते हैं। और यही समझ हमें अपने रिश्तों को कैलाश की तरह सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। तो अब जब हमने इस पूरी फिलॉसफी को समझ लिया है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल टेक्निक पर चलते हैं, जिससे हम इस हार्मनी वाली एनर्जी से जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल ध्यान तकनीक है।
ये हमें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ती है। इसमें करना क्या है? कुछ खास छवियों पर ध्यान लगाना है, ओम छुम मंत्र का जाप करना है और फिर उन छवियों को अपने मन में याद करना है। ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस मन में सामंजस्य की ऊर्जा को कह सकते हैं कि स्थापित कर देती है। और जब हम इस तरह की तकनीकों से अपने मन को शांत करते हैं ना, तो हम रिश्तों की गहरी सच्चाई को भी समझ पाते हैं। जैसे कि ये बात कि सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता। असली बदलाव तो तब आता है जब हम ये पूछते हैं, मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और सच कहूं तो यही नजरिया कैलाश की सामंजस्य का असली सार है। अपने मतभेदों को स्वीकार करना, एक दूसरे को समझना और चीजों को बेहतर बनाने की सच्ची इच्छा रखना, यही तो एक खूबसूरत रिश्ते की असली नींव है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में उस कैलाश वाले सामंजस्य को कैसे ला सकते हैं, जहां मतभेद संघर्ष का कारण नहीं बल्कि एक सुंदर परिवार का अटूट हिस्सा बन जाते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।